हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जैसा कि डे है हिस्ट्री का, 2 अगस्त सैटरडे, तो आज हमारे हिस्ट्री चल रही है और अब तक हम गोहिल वंश पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने गोहिलों की शिशोदिया शाखा पढ़ रहे हैं। तो अभी हम कुंभा पढ़ रहे थे। कल हमने कुंभा पढ़ा था। कुंभा के बारे में हमने सारी सामान्य जानकारी जो थी वो हमने देखी थी और कुंभा के निर्माण कार्य तक हम पहुंच गए थे। तो कुंभा के बारे में जो सामान्य जानकारी थी उसमें थी उनके पिता, माता, पत्नी, बेटे, बेटी, संरक्षक और शासक बनते ही 2 समस्याएं थी। वो कुंभा के राजनीतिक उपलब्धियां और सारंगपुर का युद्ध, कीर्ति स्तंभ बनवाया, उसके बारे में हमने देखा था। और अरवली का युद्ध, आवल बावल की संधि आदि हमने देखी थी। और कुंभा का नागौर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप, बदनौर का युद्ध, चंपानेर की संधि और कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जो 18 थी। उनके 18 उपनाम थे, जैसे आदि वराह, भारताचार्य अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, महाराणा राणे राय, रायथान, आदिवराह, धीमान, राणो रासो, नंद नंदिकेश्वर, वीणा वादेन प्रवीणेन, चाप गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, दान गुरु, अशुपति, भूपति, गणपति, ये हमने उपाधियाँ देखी थी। और कुंभा की पुस्तकें संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर व पर टीका, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, चंडी शतक पर टीका, ये हमने देख ली थी। और इससे आगे हमने और भी पुस्तकें थी वो देखी थी। रसिक प्रिया की टीका, हरिवार्तिक, सुंदा प्रबंध, एकलिंग महात्म्य आदि जो पुस्तकें थी हमने देख ली थी। और कुंभा के गुरु देख लिए थे। और संगीत रत्नाकर पर टीका आदि ये जो पुस्तकें हैं जो कुंभा ने लिखी उनके बारे में हमने देखा था। कुंभा के जो विद्वान थे, दरबारी विद्वान, वो भी हमने देखे थे, जैसे कान्हड़ व्यास, कवि मेह, रमाबाई, सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट, जयचंद्र मंडन, जैता, पुंजा नाथा, गोविंद पोमा, ये हमने देखे थे। और मंडन के बारे में हमने देखा था कि उन्होंने 8 पुस्तकें लिखी हैं। वो मुख्य दरबारी विद्वान थे। और इनके भाई यानी नाथा के बारे में हमने देख लिया था। और गोविंद जो मंडन का बेटा है उनके बारे में भी हमने देख लिया था। और कल हमने स्टार्ट किया था कुंभाकालीन स्थापत्य, जो हमने बीच में छोड़ा था और जो हमें आज आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंभाकालीन स्थापत्य। कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा, कुंभा मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता है। ये किसने कहा है? कवि राजा श्यामल दास ने। कहाँ कहा है? अपनी पुस्तक वीर विनोद में। और कुंभा के निर्माण कार्य, कुंभा के समय जो निर्माण कार्य हुए हैं वो हैं, इनकी संख्या है 14। और इनमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा स्थानों पर बनी है, तो उनको हमने एक ही माना है, सेम नाम की जो चीज़ें हैं वो। तो पहला है शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका द्वारा चित्तौड़ में कराया गया। पहला क्या है? शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी भी इसे बोलते हैं। तो इसका निर्माण किसने? कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका द्वारा चित्तौड़ में करवाया गया था। दूसरा कुंभ स्वामी मंदिर। ये 3 जगह बने हैं कुंभ स्वामी मंदिर। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़ और तीसरा है अचलगढ़। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़।
तीसरा है कुशाल माता मंदिर जो बदनौर ब्यावर में स्थित है। कुशाल माता मंदिर बदनौर ब्यावर। सतबीज देवरी जैन मंदिर चित्तौड़। सतबीज देवरी जैन मंदिर कहाँ है? चित्तौड़। रणकपुर जैन मंदिर पाली। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। इसका निर्माण 1440 में धर्नक शाह ने करवाया। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण 1439 में धर्नक शाह ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर के उपनाम या इसे और किन किन नामों से जाना जाता है तो आदिनाथ जी मंदिर, चौमुहा मंदिर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आदिनाथ जी मंदिर और चौमुहा मंदिर। चौमुहा मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चारों दिशाओं से समान रूप से दिखाई देता है। इसे कहीं भी खड़े होकर चारों दिशाओं में कहीं पे भी खड़े होकर देखेंगे तो ये एक जैसा दिखाई देता है, समान रूप से दिखाई देता है। और इसमें 1444 खंभे हैं। कितने? 1444 खंभे हैं जिन पर अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। किसी भी खंभे की जो डिज़ाइन है, कलाकृति है, वो एक दूसरे से मैच नहीं होती हैं, एक दूसरे की से मिलती नहीं है। वो हर डिज़ाइन, हर कलाकृति क्या है? एक दूसरे से अलग है। आदिनाथ जी को समर्पित है ये मंदिर, इसलिए इसे आदिनाथ जी मंदिर भी कहते हैं। मथाई नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर के बाहर रणकपुर प्रशस्ति स्थित है और इसका वास्तुकार है देपाक। ये किसे समर्पित है? आदिनाथ जी को, इसीलिए इसे आदिनाथ जी मंदिर भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? मथाई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मथाई नदी। इस मंदिर के बाहर रणकपुर प्रशस्ति स्थित है। इस मंदिर के बाहर क्या स्थित है? रणकपुर प्रशस्ति स्थित है और इसका वास्तुकार है देपाक। रणकपुर जैन मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है? देपाक। आगे कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो 9 मंजिला इमारत है, ये कब बनवाई गई है? 1440 से 1448 तक, 1440 से 1448 तक। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो 9 मंजिला इमारत है, इसका निर्माण कराया गया है। ये क्यों करवाया गया? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था। इसका वास्तुकार है जेता, नापा, पोमा आदि। इस विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं वो एक से अधिक हैं और वो हैं जेता, नापा, पोमा आदि। ये 9 मंजिला इमारत है। इसमें 157 सीढ़ियाँ और 122 फीट ऊंचा है। ये 9 मंजिला इमारत है। 157 सीढ़ियाँ हैं और 122 यानी 122 फीट ऊंचा है। तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। जो तीसरी मंजिल है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की, इसमें 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर विष्णु ध्वजगढ़, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, गरुड़ ध्वजगढ़ आदि भी कहा जाता है। इसे और क्या क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर विष्णु ध्वजगढ़, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और गरुड़ ध्वज आदि नामों से जाना जाता है। कर्नल टोड ने कुतुब मीनार से तुलना की। कर्नल टोड ने इसकी तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से तुलना की। फर्ग्यूसन ने किससे तुलना की? रोम के टार्जन से। सीमा राठौड़ ने संगीत की भव्य चित्रशाला कहा। सीमा राठौड़ ने क्या कहा? संगीत की भव्य चित्रशाला। गोपीनाथ शर्मा ने कहा विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ संग्रहालय है। जी, गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ संग्रहालय है। जी.एच. ओझा ने कहा हिंदू भारतीय देवी देवताओं का अमूल्य कोश है। जी.एच. ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने कहा है हिंदू भारतीय देवी देवताओं का अमूल्य कोश है।
राजस्थान की पहली इमारत है ये विजय स्तंभ, जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, और ये कब जारी हुआ? 15 अगस्त 1949 को। कब जारी हुआ? 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। फ्रेंड्स, जो ऊपर लाइन से ऊपर लिखे हुए हैं हेडर, वो आपको खुद वीडियो को की क्वालिटी बढ़ा के पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर की है, तो ऐसी चीज़ें भी दे रखी है। तो ये आपको क्या करना है कि अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेनी है, ताकि आपको क्लियर दिख जाए और आप ये पढ़ सकें। तो ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, क्योंकि लिखा हुआ है, ये आपको खुद ही पढ़ना है। अगला जो निर्माण कार्य है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग 1448 से 1458 में राजसमंद में बनवाया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग 1448 से 1458 तक 10 साल का समय लगा है। 1448 से 1458 तक राजसमंद में बना। आरंभिक निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का आरंभिक निर्माण जो है वो संप्रति मौर्य ने करवाया, जिसके अवशेषों पर राणा कुंभा ने बनवाया व पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ नाम रखा। संप्रति मौर्य ने इसका आरंभिक निर्माण करवाया और फिर इसके जो अवशेष बचे उस पर कुंभा ने वापस कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया और इसका नाम अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ रखा। कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। और इसके अन्य नाम हैं मच्छेंद्रपुर, कमलीपुर, माहौर दुर्ग आदि। कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या है? मच्छेंद्रपुर, कमलीपुर, माहौर दुर्ग। 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। वास्तुकार था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था वो था मंडन। और इसकी जो दीवार है वो 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ गुजर सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो कितनी मीटर चौड़ी है? 7 मीटर चौड़ी है, और इस पर 4 घुड़सवार एक साथ गुजर सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने यूनान के किले एस्ट्रिकन से तुलना की। कर्नल जेम्स टोड ने यूनान के किले एस्ट्रिकन से तुलना की थी। अबुल फजल ने कहा, इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतनी बुलंदी पर स्थित है। अबुल फजल ने क्या कहा कि इसकी ऊंचाई जो है वो इतनी है कि अगर कोई पगड़ी पहने हुए इंसान खड़ा है तो और इसे नीचे से ऊपर तक देखता है तो उसके सिर की जो पगड़ी है वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में के कटारगढ़ में ही जूनी कचहरी में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह जी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। सुमितबाई, या जिन्हें हम जाली रानी के नाम से भी जानते हैं, का माल्या और गेवर माता का मंदिर स्थित है। जाली रानी का माल्या और गेवर माता का मंदिर स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, राजसिंह की छतरी, मामादेव कुंड जिसके किनारे कुंभा की हत्या हुई थी आदि स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, राजसिंह की छतरी, मामादेव कुंड के किनारे कुंभा की हत्या हुई थी। ये चीज़ें कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है।
अचलगढ़ दुर्ग सिरोही 1453 में बनवाया गया। अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है 1455 में बनवाया। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही 1453 में। मचान का किला सिरोही में बनवाया। बसंतगढ़ दुर्ग या इसे बसंती दुर्ग भी कहते हैं, ये बनवाया है सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, मचान का किला सिरोही, बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग सिरोही। और अगला है भोमट का किला जो बनवाया उदयपुर में। भोमट का किला उदयपुर में। बिलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। भोमट दुर्ग क्यों बनवाया गया? बिलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। बदनौर दुर्ग ब्यावर, बेराट दुर्ग भीलवाड़ा, लक्ष्मी मंदिर चित्तौड़। बदनौर दुर्ग ब्यावर में, बेराट दुर्ग भीलवाड़ा में और लक्ष्मी मंदिर कहाँ बनवाया? चित्तौड़ में। ये कुंभा के जो निर्माण कार्य थे वो सारे हो गए हैं। तो अब कुंभा की हत्या कब हुई? 1468 में। कुंभा की हत्या 1468 में उदा ने, या जिसे हम उदय सिंह फर्स्ट भी कहते हैं, के द्वारा की गई और मेवाड़ का पितृहंता कहलाया। उदा जो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है उसने कुंभा की 1468 में हत्या कर दी। और उदा 1468 से 1473 तक 1468 से 1473 तक मेवाड़ का शासक रहा। रायमल ने उदा को जावर और दांडीमपुर युद्धों में परास्त कर गद्दी से हटाया। रायमल ने उदा को जावर और दांडीमपुर युद्धों में परास्त कर गद्दी से हटा दिया। जावर और दांडीमपुर दोनों उदयपुर में आते हैं। रायमल अगला शासक है कुंभा के बाद रायमल। कुंभा के बाद उदा और उदा के बाद है रायमल। रायमल ने 1474 से 1509 तक शासन किया। रायमल ने 1474 से 1509 तक शासन किया। रायमल के दरबारी विद्वान गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। रायमल के दरबारी विद्वान थे दो, पहला गोपाल भट्ट और दूसरा है महेश भट्ट। रायमल ने 3 तालाबों का निर्माण कराया। रायमल ने 3 तालाबों का निर्माण करवाया। पहला राम तालाब, दूसरा श्याम तालाब और तीसरा समय संकट तालाब। 3 तालाब कौन कौन से? राम, श्याम और समय संकट। ये कहाँ बनवाया? चित्तौड़गढ़ में। राम, श्याम और समय संकट तालाब चित्तौड़गढ़ में बनवाए। और रायमल की बेटी थी आनंदाबाई। रायमल की बेटी आनंदाबाई का विवाह जगमाल देवड़ा से हुआ। आनंदाबाई का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा से हुआ। और रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी बावड़ी के वास्तुकार थे अर्जुन। गोसुंडी बावड़ी के वास्तुकार कौन थे? अर्जुन। अब आते हैं रायमल के बेटे। रायमल के 3 बेटे थे, जिससे पहला था पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरा जयमल और तीसरा है सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। जयमल की सोलंकी सरदारों के विरुद्ध मृत्यु हो गई थी। जयमल सोलंकी सरदारों के विरुद्ध मारा गया था। और जो तीसरा बेटा था वो था सांगा। सांगा भाइयों के प्रहार से बचकर शरण लेता है। सांगा ने 2 जगह शरण ली। पहला सेवंतरी गांव में बिदा राठौड़ के घर और दूसरा श्रीनगर में करमचंद्र पवार के घर। सांगा ने भाइयों के प्रहार से बचकर शरण ली थी सेवंतरी गांव में बिदा राठौड़ के घर और श्रीनगर में करमचंद पवार के घर। और जो पहला बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसका उपनाम है उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार। जो इनका घोड़ा था वो था साहरण। पृथ्वीराज सिसोदिया का घोड़ा था साहरण और पत्नी का नाम था तारा। ताराबाई के नाम पर ही अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखा। पृथ्वीराज की पत्नी
तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखा गया। पृथ्वीराज सिसोदिया की प्रेमिका पुतलदे थी और पुतलदे का बेटा था बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया की प्रेमिका पुतलदे का बेटा था बनवीर। पृथ्वीराज की हत्या जगमाल देवड़ा द्वारा जहर देकर की गई। पृथ्वीराज जो थे इनकी हत्या किसने की? जगमाल देवड़ा ने जहर देकर की थी। और जगमाल देवड़ा जो इनकी बहन आनंदाबाई के पति यानी इनके जीजाजी थे जगमाल देवड़ा, इन्होंने जहर देकर कर दी थी। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी हैं वो है 12 खंभों की छतरी, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। मारू नामक शकुन शास्त्री ने सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। मारू नामक जो शकुन शास्त्री थे इन्होंने सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। सांगा ने शासक बनते ही करमचंद्र को रावत की उपाधि दी तथा अजमेर परगना दिया था। जब सांगा शासक बने तो इन्होंने शासक बनते ही करमचंद्र को रावत की उपाधि दी थी तथा अजमेर परगना दिया था। अगला शासक है पृथ्वीराज सिसोदिया का भाई सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट। तो सांगा ने 1509 से 1528 तक शासन किया और इनके पिता का नाम है रायमल, माता रत्नाकवर। पिता रायमल और माता रत्नाकवर। उपाधि हिंदूपति की। संग्राम सिंह या सांगा की जो उपाधि है वो है हिंदूपति। पत्नियां, 2 पत्नियां थी, धनबाई और कर्मावती। धनबाई और कर्मावती, इनसे कुल 4 बेटों का जन्म हुआ था। संग्राम सिंह के 4 बेटे हुए थे मुख्य रूप से। तो धनबाई के जो पहला बेटा था भोजराज और दूसरा रतन सिंह है। भोजराज का मीराबाई से विवाह हुआ और इनकी मृत्यु हुई खातौली युद्ध में। संग्राम सिंह की पत्नी धनबाई के 2 बेटे भोजराज और रतन सिंह। भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ और खातौली युद्ध में मृत्यु हो गई। कर्मावती से 2 बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह का जन्म हुआ। कर्मावती के 2 बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। सांगा के लिए कहा जाता है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें कहा है सैनिक भग्नावेश, खंडित सैनिक की संतान, मानव खंडहर। कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को 4 अलग अलग बातें इनके बारे में कही है। पहले कही सैनिक भग्नावेश, दूसरी खंडित सैनिक, तीसरा सैनिक की संतान और चौथा है मानव खंडहर। सांगा के समकालीन शासक सांगा के जो समकालीन शासक थे वो थे दिल्ली में सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर। दिल्ली में सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर। 3 शासक कौन कौन? पहला सिकंदर लोदी, दूसरा इब्राहिम लोदी और तीसरा है बाबर। गुजरात में सांगा के समकालीन 2 शासक थे महमूद बेगड़ा और मुजफ्फर शाह द्वितीय। महमूद बेगड़ा और मुजफ्फर शाह सेकंड। मालवा में नासिर शाह और महमूद खिलजी सेकंड। मालवा के जो शासक थे 2 थे नासिर शाह और महमूद खिलजी सेकंड। मारवाड़ में सांगा के समकालीन शासक 2 सुजा और गंगा। मारवाड़ में सुजा और गंगा। बीकानेर में सांगा के समकालीन शासक 2 राव लूणकरण और जैत सिंह। बीकानेर में सांगा के समकालीन शासक राव लूणकरण और जैत सिंह। सिरोही में अखेराज देवड़ा। सांगा के समकालीन सिरोही में थे अखेराज देवड़ा। और आमेर में पृथ्वीराज कछवा सांगा के समकालीन थे। आमेर में पृथ्वीराज कछवा। तो फ्रेंड्स अभी हमने सिसोदिया साम्राज्य पढ़ा है, सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ा। मेवाड़ चल रहा था और अब कल से हम पढ़ेंगे मारवाड़। मेवाड़ के जो शासक थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे हम स्टार्ट कर लेंगे कल मारवाड़, जो राव जोधा से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको बताया गया है कि हम हिस्ट्री और साइकोलॉजी का तो कंप्लीट कोर्स करवाएंगे ही। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, यानी कि हमारे जो 50 सब्सक्राइबर हैं वो ऐड हो जाते हैं, 500 सब्सक्राइबर होते ही हम अगली सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।